हाय, होपफुली आप सब ठीक होंगे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसे कि पीछे भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जीआईटी की इम्पोर्टेंट एनाटॉमी टॉपिक से रिलेटेड। तो आज जो ये वीडियो है ये सीलिएक ट्रंक की जो ब्रांचेस होंगी ना मेनली उससे रिलेटेड है कि उसकी कौन सी ब्रांचेस हैं और कौन सी जो आर्टरी है कौन से एरिया को सप्लाई करेगी स्टमक के, और फिर अगर उसकी आर्टरी या वेन में कोई ब्लॉकेज होती है तो उसकी वजह से पैथोलॉजी क्या आएगी। तो चलें, सीलिएक ट्रंक मेन जो है हमारे पास एब्डोमिनल अयोर्टा से ओरिजिनेट करती है और फिर ये लेफ़्ट साइड पे 2 ब्रांचेस देती है और राइट साइड पे एक ब्रांच देगी। लेफ़्ट साइड पे ये देगी लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, और दूसरी ये देगी स्प्लेनिक आर्टरी। जो लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ना वो आगे फर्दर डिवाइड होगी इसोफेजियल आर्टरी में और गैस्ट्रिक आर्टरीज़ में, जो कि स्टमक को सप्लाई करेगी। जो हमारे पास स्प्लेनिक आर्टरी है ना वो 4 में फर्दर डिवाइड होगी। स्प्लेनिक आर्टरी नाम से ज़ाहिर हो रहा है, एक तो वो स्प्लेनिक आर्टरी ही ब्रांच देगी। सेकंड, वो पेंक्रियास के ऊपर से जब गुजरी होगी तो पेंक्रियास को ब्रांच दे देगी, वो पेंक्रियाटिक आर्टरी होगी। सो 2 जो ब्रांचेज होंगी वो स्टमक के लिए इसकी निकलेंगी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और लेफ़्ट एपिप्लोइक आर्टरी। जो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ना ये फंडस ऑफ द स्टमक को सप्लाई करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी वगैरह। आपने इसको याद रखना है कि ये स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच है जो कि फंडस ऑफ द स्टमक को सप्लाई करती है, और दूसरी जो है इसकी वो है लेफ़्ट एपिप्लोइक आर्टरी। सो ये थी स्प्लेनिक आर्टरी की 4 ब्रांचेस। फिर उसके बाद आता है कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो कि राइट साइड पे जाएगी, ये है सीलिएक ट्रंक की ब्रांच। सो जो कॉमन हेपेटिक आर्टरी है ना वो उसकी आगे से 2 ब्रांचेस है, गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी एंड प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी की 2 ब्रांचेस हैं, गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी एंड प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। सो गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी आगे से 2 ब्रांचेस देती है, जिसमें से एक आपने याद रखनी है राइट एपिप्लोइक आर्टरी है, लेफ़्ट एपिप्लोइक किसकी थी, स्प्लेनिक आर्टरी थी। ये दोनों हमारे पास आएंगे और जो ग्रेटर कर्वेचर होता है स्टमक का उसको सप्लाई करेंगे, एनास्टोमोज बनाएंगे। ये स्टमक के लिए लेफ़्ट थी स्प्लीन से आती थी और राइट जो है वो कॉमन हेपेटिक की गैस्ट्रोडुडिनल से आई है। जो इसकी प्रॉपर हेपेटिक है ना वो आपको देगी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच लेफ़्ट हेपेटिक आर्टरी जो लेफ़्ट लोब ऑफ द लीवर को सप्लाई करेगी, और फिर तीसरी होगी राइट हेपेटिक आर्टरी जो कि राइट लोब ऑफ द लीवर को सप्लाई करेगी। ठीक है, ये 3 आएंगी प्रॉपर हेपेटिक से। और जो है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी याद रखें कि वो लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को सप्लाई करेंगी। वहाँ पे लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ से आई थी, वो डायरेक्ट सीलिएक ट्रंक से आएगी। सो वो लेसर कर्वेचर को ये दोनों सप्लाई करेंगी। ग्रेटर कर्वेचर को एपिप्लोइक हैं जो कि लेफ़्ट वाली जो है वो स्प्लीन से आती है और राइट वाली हमारे पास गैस्ट्रोडुडिनल से आती है। और राइट हेपेटिक आर्टरी फिर आगे से एक ब्रांच देगी जिसको हम कहेंगे सिस्टिक आर्टरी, और वो किसको सप्लाई करेगी, गाल ब्लैडर को। सो यहाँ पे आपने देखना है, याद रखना है, इनको अच्छे से मेमोराइज़ कर लें कि हमारे पास सीलिएक ट्रंक से 2 लेफ़्ट साइड पे ब्रांचेस जाएंगी आर्टरी की और एक राइट साइड पे जाएगी। जो लेफ़्ट साइड पे जाएगी वो मेन जो है लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है और स्प्लेनिक आर्टरी है। जो लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो आगे से इसोफेजियल ब्रांच देती है। जो स्प्लेनिक आर्टरी है वो 4 ब्रांचेस देती है, स्प्लेनिक आर्टरी, पेंक्रियाटिक आर्टरी, लेफ़्ट एपिप्लोइक आर्टरी एंड शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इन सब में से इंपॉर्टेंट है, जो फंडस ऑफ द स्टमक को जाके सप्लाई करेगा, ये आपने याद रखना है। और जो कॉमन हेपेटिक है राइट साइड पे जो जाएगी सीलिएक ट्रंक की ब्रांच वो 2 में डिवाइड करेगी, गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी में और प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी में। गैस्ट्रोडुडिनल आगे से डिवाइड करेगी राइट एपिप्लोइक आर्टरी में, और जो प्रॉपर हेपेटिक है वो आपको देगी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो शॉर्ट जो है ना लेसर कर्वेचर स्टमक का उसको सप्लाई करेगी। और राइट और लेफ़्ट जो है हेपेटिक आर्टरी में डिवाइड हो जाएगी, और जो राइट है वो आगे से सिस्टिक की को ओरिजिनेट करेगी
और वो जाके सप्लाई करेगी गाल ब्लैडर को। ये आपने अच्छे से याद रखना है। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि लेसर कर्वेचर पे जो आर्टरी सप्लाई करती हैं वो लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है। लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी डायरेक्ट सीलियक की ब्रांच है और राइट जो है हमारे पास वो प्रॉपर हिपैट्रिक की है। और जो ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक पे सप्लाई आती है वो लेफ़्ट एपिप्लोइक आर्टरी की आती है और राइट एपिप्लोइक की आती है। ये आपने याद रखना है। अब इस डायग्राम से आप देखें, जो मेन हमारे पास ये देखिए एब्डोमिनल अयोटा है और इससे निकल रही है सिस्टिक ट्रंक। लेफ़्ट साइड पे दो ब्रांचेस दे रही है, लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और स्प्लेनिक आर्टरी। और राइट साइड पे ये ब्रांच दे रही है कॉमन हिपैटिक आर्टरी। राइट साइड पे कॉमन हिपैटिक से फौरी फिर आएगी गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी। गैस्ट्रोडुडिनल की आगे से दो ब्रांचेस थी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और सुपीरियर पैंक्रियाटिको डुडिनल आर्टरी। और फिर वो जाएगी प्रॉपर हिपैटिक में। प्रॉपर हिपैटिक से मैंने कहा था तीन ब्रांचेस निकल रही हैं, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी और राइट हिपैटिक आर्टरी। और राइट हिपैटिक से देन एक और ब्रांच निकल रही थी, कौन सी, सिस्टिक आर्टरी, जो किसको सप्लाई करेगी, गाल ब्लैडर को। अब इन्होंने लेफ़्ट साइड पे जो लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और स्प्लेनिक आर्टरी हैं उनकी ब्रांचेस नहीं यहाँ पे डायग्राम में शो की हुई, लेकिन राइट साइड को अच्छे से उन्होंने कवर कर दिया है। तो आपने याद रखना है लेफ़्ट साइड लेफ़्ट गैस्ट्रिक की एक ब्रांच है। आगे आ जाएं। अब ये है पैथोलॉजी के लिहाज से आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट। जब हमारे पास किसी भी पेशेंट को पैंक्रियाटाइटिस होगा या फिर कह लें कि उसकी स्प्लेनिक आर्टरी की ब्लॉकेज हो गई है या थ्रोम्बोसिस हो गई है, तो ब्लड सप्लाई तो जो स्प्लेन की ब्रांचेस हैं सबकी कंप्रोमाइज़ होगी जो उसकी चार ब्रांचेस थी। लेकिन जो सबसे मोस्ट वल्नरेबल होगा वो कौन सी आर्टरी होगी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, क्योंकि वहाँ पे कोई एनेस्टोमोज नहीं हो रहा, ये सिंगल आर्टरी है जो कि फंडस को जाके सप्लाई कर रही है। सो जब भी स्प्लेनिक आर्टरी की ब्लॉकेज होगी तो हमारे पास फंडस ऑफ द स्टमक का इस्कीमिया हो जाएगा। पेशेंट का फंडस ऑफ द स्टमक का इस्कीमिया अगर कह देते हैं स्टेटमेंट में या स्प्लेनिक आर्टरी के थ्रोम्बोसिस या ब्लॉकेज का जिक्र कर देते हैं तो आपका फौरी माइंड में आ जाना चाहिए कि शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के ब्लड सप्लाई जो है वो कंप्रोमाइज़ हो चुकी है और उसके रिज़ल्ट में फंडस ऑफ द स्टमक का इस्कीमिया होगा। अब दूसरी तरफ ये थी आर्टरी की अगर ब्लॉकेज है तो फंडस ऑफ द स्टमक का इस्कीमिया है। अगर वेन की ब्लॉकेज हो जाती है तो फिर क्या होगा, फिर शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन का जो प्रेशर है ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन का प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक वेरिसिस होगा, आर्टरी की वजह से इस्कीमिया होगा और वेन की वजह से गैस्ट्रिक वेरिसिस होगी। बाकी की क्योंकि लेफ़्ट जो थी एपिप्लोइक उसका एनेस्टोमोज होगा राइट एपिप्लोइक के साथ, इसलिए वो कंप्रोमाइज़ इतनी ही नहीं होगी। पैंक्रियाटिक जो है वो अपना एनेस्टोमोज होगी, बाकी जो तीनों की तीनों इसकी ब्रांचेस हैं वो अपने एनेस्टोमोजिस के थ्रू फिर भी सेफ साइड पे रह जाते हैं, उसके जो एरियाज़ होते हैं। बट जो फंडस ऑफ द स्टमक है उस पर सिंगल ब्लड सप्लाई है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की, इस वजह से जब भी स्प्लेनिक आर्टरी का थ्रोम्बोसिस होगा तो इस्कीमिया होगा और वेन ब्लॉक होगी तो गैस्ट्रिक वेरिसिस आएगा। अब ये देखें कि उन्होंने कहा है जब जो है स्प्लेनिक आर्टरी एम्बोलाइज्ड हो गई है, यानी कि आगे ब्लड नहीं जाएगा, तो सबसे कम जो ब्लड पहुंचेगा वो कहाँ पहुंचेगा, फंडस ऑफ द स्टमक पे पहुंचेगा और वहाँ पे उसका इस्कीमिया होगा। और अगर वेन की थ्रोम्बोसिस हो गई है तो फिर क्या होगा कि वो वेन जो ब्लू कलर वाली हैं वो देखें इंगॉज्ड हो चुकी हैं, वहाँ पे वेरिसिस बन चुकी हैं। सो आर्टरी की वजह से वहाँ पे क्या होगा, फंडस ऑफ द स्टमक का इस्कीमिया होगा और वेन की वजह से गैस्ट्रिक वेरिसिस होगा। और ये इम्पोर्टेंट MCQs हैं हमारे पास, जिस भी आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे USMLE में, प्लैब में, या फिर आप अपने वैसे एग्ज़ाम्स कोई और अपने स्पेशलाइजेशन के लिए देना चाहेंगे तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जब भी स्प्लेनिक आर्टरी की थ्रोम्बोसिस होगी या ब्लॉकेज होगी, वो क्यों होती है, पैंक्रियाटाइटिस की वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है और स्प्लेनिक आर्टरी उसके ऊपर से गुजर रही होती है तो वो उसकी भी इन्फ्लामेशन करवा देती है, उसकी ब्लॉकेज हो जाती है। तो उस पेशेंट में मोस्ट वल्नरेबल एरिया कौन सा होगा जिसका इस्कीमिया होने के चांसेस मैक्सिमम है, तो आपने याद रखना है। फिर आ जाएं
अब अल्सर्स की तरफ। अब कहते हैं अगर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द डुodenum का अल्सर है तो मोस्ट कॉमन कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी। तो आपने हमेशा याद रखना है कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ द डुodenum का जब भी अल्सर होगा तो उसके पीछे से गुजर रही होती है गैस्ट्रोडुodenal आर्टरी। सो गैस्ट्रोडुodenal आर्टरी के हैमरेज होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। सो जितनी भी ब्लीडिंग होगी पोस्टीरियर वॉल ऑफ द डुodenum के अल्सर की वजह से वो कौन सी आर्टरी की वजह से हो रही होगी, गैस्ट्रोडुodenal आर्टरी की वजह से हो रही होगी। और एंटीरियर वाल का जो हमारे पास अल्सर होता है वो मेनली परफोरेशन की वजह से होता है। ये थे डुodenal। अब जो गैस्ट्रिक अल्सर है ना वो मोस्टली जो होते हैं ना वो लेसर कर्वेचर को इन्वॉल्व करते हैं। जो स्टमक का लेसर कर्वेचर होगा वहाँ पे मेनली जो है गैस्ट्रिक अल्सर होंगे और उसमें जो आर्टरी होगी मैंने अभी बताया था पीछे कि लेसर कर्वेचर पे दो आर्टरीज होती हैं, लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो सीलिएक ट्रंक की ब्रांच है और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि प्रॉपर हिपैटिक जो थी ना उसकी ब्रांच थी, वो कॉमनली इन्वॉल्व हो रही होंगी। सो डुodenum की पोस्टीरियर वॉल के लिए आपने याद रखना है गैस्ट्रोडुodenal आर्टरी, और स्टमक या गैस्ट्रिक जो पेप्टिक अल्सर हैं उसके लिए आपने याद रखना है कि उसमें लेसर कर्वेचर मेनली इन्वॉल्व हो रहा होगा। और जो दो आर्टरी इन्वॉल्व हैं वो राइट एंड लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी हैं। राइट हमारे पास ब्रांच होती है प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी की और जो लेफ़्ट है वो सीलिएक ट्रंक की ब्रांच होती है। ठीक है, ये आपने आर्टरीज याद रखनी है और आपने याद रखना है कि स्प्लेनिक आर्टरी का थ्रोम्बोसिस हो गया है, ब्लॉकेज हो गई है तो इस्कीमिया कौन से एरिया का होगा, फंडस ऑफ द स्टमक का। और अगर वेन में है तो गैस्ट्रिक वेरिसिस होगा। ये आ गया डायग्राम पे आप देखें आर्टरीज इन्वॉल्व। गैस्ट्रिक अल्सर इरोड लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेजल्स एंड स्प्लेनिक वेजल्स। ओके, स्प्लेनिक वेजल्स ओके। डुodenal अल्सर इरोड्स गैस्ट्रोडुodenal आर्टरी, और यहाँ पे डुodenal अल्सर से याद रखना है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द डुodenum नॉट एंटीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल जब भी इरोड होगी वो किसकी वजह से होगी, परफोरेशन की वजह से होगी। वहाँ पे आर्टरी नहीं है, वो परफोरेशन की वजह से है। जो पोस्टीरियर वॉल के डुodenal अल्सर होंगे ना उसमें गैस्ट्रोडुodenal आर्टरी इन्वॉल्व होगी। और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनाटॉमी में से और सीलिएक ट्रंक की ब्रांचेज आती हैं उसमें से। और ये आपने अच्छे से याद रख लेना है कि गैस्ट्रिक जो अल्सर्स होंगे वो लेसर कर्वेचर को इन्वॉल्व करते हैं और लेसर कर्वेचर पे कौन सी दो आर्टरीज का एनास्टोमोस हो रहा होता है, लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी का। लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच थी, सीलिएक ट्रंक की ब्रांच थी, और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच थी, प्रॉपर हिपैटिक की ब्रांच थी। और प्रॉपर हिपैटिक किसकी ब्रांच है, वो कॉमन हिपैटिक की ब्रांच है। और कॉमन हिपैटिक किसकी ब्रांच है, वो आती है डायरेक्ट हमारे पास सीलिएक ट्रंक से। सो आपने ये अपना याद रखना है। और डुodenal की बात की जाए तो डुodenal अल्सर पोस्टीरियर वाल का जब भी होगा उस पर कौन सी आर्टरी आ रही होगी, गैस्ट्रोडुodenal आर्टरी। सो ये आपको MCQs में भी इसी तरह देते हैं कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ द डुodenum पे अल्सर है और मैसिव हैमरेज है, आपने पेशेंट को स्टेबलाइज कर लिया है, लेकिन आप बताएं कि कौन सी आर्टरी जो है ना इस सब में इन्वॉल्व थी। तो आपने फौरी तौर पे याद रखना है कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ द डुodenum पे गैस्ट्रोडुodenal आर्टरी होती है। सो वो इन्वॉल्वमेंट करती है इसमें। फिर आगे आप चलेंगे। अच्छा, इसके बाद आपके पास आगे फ़र्स्ट एड में चलेंगे तो वो पोर्टो सिस्टेमिक शंट है। और मेरे ख्याल से आज की ये वीडियो यहीं तक काफ़ी है। वो आपने याद रखना है कि जो सीलिएक ट्रंक की ब्रांचेज़ हैं मेन वो 3 हैं और उनकी फ़र्दर जो ब्रांचेज़ हैं वो आपने याद रखनी हैं। और स्प्लेनिक वेन और आर्टरी की अगर इन्वॉल्वमेंट होती है किसी डिज़ीज़ में तो उसकी वजह से क्या पैथोलॉजी आएगी, और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द डुodenum पे कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी अल्सर में, और गैस्ट्रिक अल्सर में कौन सी होगी। होपफुली आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो चुके होंगे और आप कभी भी ये कंसेप्ट अपने नहीं बोलेंगे। फिर नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।